क्या बोला फिजिक्स में मैंने? और ना क्या बोला? न्यूमेरिकल और वो MCQs हैं, वो सबका कल टेस्ट होगा। अब हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 हमारा शुरू करें ग्रेविटेशन। थोड़ा बड़ा मैं उनको समझा दूँगा। अब हम पढ़ें चैप्टर 6। चैप्टर 6 हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का हमें पढ़ा था कि ग्रेविटी होती है, ज़मीन जो है। चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, 9th क्लास की फिजिक्स, चैप्टर 6 ग्रेविटेशन, नई बुक है। हमें पता है कि हर बॉडी, ज़मीन हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचती है, वो कहलाती है ग्रेविटी। उस ग्रेविटी की वजह से जब बॉडी ज़मीन की तरफ आ रही होती है, जब मैं पेंसिल को छोड़ूंगा ऊपर से तो पेंसिल ज़मीन की तरफ नीचे आएगी, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। अभी मैं पकड़ा हूँ तो पेंसिल की वेलोसिटी 0 है, इधर छोड़ूंगा पेंसिल वेलोसिटी नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। जैसे जैसे नीचे जाएगी वेलोसिटी बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी। तो वेलोसिटी यानी बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। इसी तरह मैं बॉल को नीचे तो ऊपर फेंकूंगा तो बॉल नीचे तो ऊपर जाएगी, नीचे तो ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, कम होगी, कम होगी। वो तो कम होगी तो जाके रुकेगी वो बॉल, एक वक्त आएगा जाके रुक जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी। नीचे तो ऊपर जा रही है बॉल, वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ज़मीन ग्रेविटी की फोर्स खींच रही है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। नीचे तो ऊपर फेंक रहे हो तब भी एक्सेलरेशन हो रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन हो। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं ना। उस एक्सेलरेशन का क्या नाम है, किससे तय करते हैं? कौन सा जी? स्मॉल जी। उसकी वैल्यू क्या होती है? 10। ठीक है, 9/8 और 10। अब 9/8 के कहानी को होते हैं, अब 10 याद रखो, 10 अब लेते हैं। पहले लेते हैं 9/8 10 से 10 साल पहले, अब 10 लेते हैं। जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू 10 ले लीजिए। ठीक है, अब हम न्यूटन का लॉ पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटन ने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? बोलता है एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी, every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the diameter between distance between them. तो न्यूटन ने एक लॉ दिया, उसका कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। वो न्यूटन लॉ ये बोलता है कि दुनिया में हर बॉडी जो है ना एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रही होती है। देखो एक ज़मीन अर्थ को खींच रही है ना अपनी तरफ, तभी तो नीचे जा रही है। लेकिन अब मेरा मोबाइल यहाँ पर रखा हुआ है, या दो बुक आपस में करीब करीब रखी हुई है, वो बोलता है दो बुकें ना, ये भी आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। दो बुकें आपने टेबल पर रखी हुई है ना, और दो बुकें आपस में एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। और वो फोर्स किसके बराबर होता है? वो ये बताता है, वो फोर्स दोनों बुकों के मास को मल्टीप्लाई करा दो, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या बोलता है न्यूटन? है हाँ, जब दो बुकें टेबल पे रखी हुई हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हो रही है, तो बुक को चपक जाना चाहिए ना, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कमज़ोर होती है कि वो मूव भी नहीं करती। इतनी कमज़ोर होती है कि वो देखो दो बुक रखी हुई टेबल पर, दोनों बुकें न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक दोनों बुकें एक दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हैं, लेकिन ज़मीन जो दोनों बुक को अपनी तरफ खींच रही है ना, ज़मीन उन दोनों बुक को अपनी तरफ खींच रही है, और दोनों बुकें आपस में एक दूसरे को भी खींच रही हैं। तो ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो दोनों बुकों को अपनी तरफ खींच के चिपका के रखती है, और वो दोनों बुकें उससे मिल ही नहीं पाती। अगर ज़मीन अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म कर देना तो दोनों बुक आपस में मिल जाएंगी। समझ आ गई बात ये? तो न्यूटन ये का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स attract every other body with a force which is directly proportional to the product of the mass। अच्छा, दो बॉडी बोला जितनी बॉडी जो है दुनिया में वो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, वो फोर्स यहाँ पर बता रहा है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के। दोनों बॉडी के भाई दो बुकें हैं ना, या दो बॉल समझ लो, दो बॉल है, दोनों बॉलों का एक बॉल का मास 1 है, एक बॉल का मास m2 है, दोनों बॉल के मास को मल्टीप्लाई करा दो तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो फोर्स जो इन दोनों के दरमियान लग रही होती है। भाई एक दो बॉल है ना, एक बॉल का मास m1, एक बॉल का मास m2, अब बॉल m1 बॉल m2 दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रही है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? अगर निकालना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों बॉल के मास के प्रोडक्ट के।
यानी दोनों बॉल का मास, इस बॉल का मास m1, उस बॉल का मास m2, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, दोनों का मास, यानी एक बॉल का मास 4 किलोग्राम है, एक बॉल का मास 5 किलोग्राम है, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, 4 × 5 कितने हो गए 20। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉल के दरमियान लग रही थी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 20 है, इन दोनों बॉल के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आई बात? ग्रेविटी फोर्स नहीं, दोनों बॉल हैं जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है वो बराबर नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के, दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट, इसका मास था 4 किलोग्राम, इसका मास था 5 किलोग्राम, मास का प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों मास को मल्टीप्लाई करा दो, 4 × 5 यानी 20 किलोग्राम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स, जो फोर्स इन दोनों के दरमियान लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई दोनों बॉल है ना, इतना सिंपल सा, सबसे सिंपल चीज़ है, इससे सिंपल कुछ नहीं है। दोनों बॉल है ना, एक बॉल का मास m1 है, इस बॉल का मास m2 है, और न्यूटन कहता है हर दो बॉडी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, तो इन दोनों, ये बॉल भी इस बॉल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, ये बॉल इस बॉल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, तो वो फोर्स किसके बराबर है? तो उसे बराबर नहीं बोला, उसने बोला वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इन दोनों बॉडी का मास ले लो, इन दोनों बॉलों का मास ले लो, दोनों मास को मल्टीप्लाई करा दो, इसका मास 4 किलोग्राम, इसका मास 5 किलोग्राम, दोनों का मास को मल्टीप्लाई करा तो 4 × 20 किलोग्राम। तो वो जो फोर्स ये बॉल इस पर लगा रही थी, ये बॉल इस पर लगा रही थी, वो फोर्स इस 20 किलोग्राम की जो फोर्स 20 किलोग्राम का मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर छोटी छोटी बॉल लोगी, 10-10 ग्राम की बॉल लोगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी, बड़ी बॉडी लोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जब मास ज़्यादा होगा तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना। सर आपने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जब मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। आपने से पहले कहा था कि जब जैसे बुक की एग्जांपल दी थी, एक बुक दूसरी बुक को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी वीक होती है, इस वजह से हाँ, तो मास कम होता है ना, बुकों का मास कम होता है, अगर ज़्यादा मास हो तब भी तो वो चिपकने का, तभी तक वो, लेकिन वो मास कितना ज़्यादा हो ज़मीन के मुकाबले में, ज़मीन के मुकाबले उसको मास कंपेयर कराया जाएगा। ज़मीन, भाई देखो हर बॉडी ज़मीन में क्यों आ रही है? ये एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, या ज़मीन के ऊपर कोई बॉल रखी हुई है, बॉल का मास और ज़मीन के मास में कितना फ़र्क है? फ़र्क है ज़मीन बॉल में, तो ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ज़मीन बॉल को खींच लेती है। अब ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़ रखी हुई है उसको कंपेयर कराओगे ज़मीन के मास से, ज़मीन के मास के मुकाबले तो बहुत छोटी चीज़ है ना। एक बड़ा सा टैंकर भी हो, एक बड़ा सा फ्रिज हो, एक बड़ी सी बहुत बड़ी कार हो, बहुत बड़ी बस हो, और ज़मीन के ऊपर रखी हो तो उसकी कोई हैसियत है? ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के मास के मुकाबले में कोई हैसियत है? ज़मीन के ऊपर 2 बसें खड़ी नहीं हैं, तो उन दोनों बसों की ज़मीन के मुकाबले में कोई हैसियत है? वैसे नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, इतनी काम है कि वो खींच ली जाती है। अगर ज़मीन अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा दे तो दोनों बसें आपस में आके चपक जाएंगी। समझ आ गई बात? है ज़मीन के मुकाबले में दोनों बॉडी का मास इतना कम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस नहीं होती। अगर ज़मीन अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा दे तो फिर दोनों का मास इस काबिल हो जाएगा कि आपस में चपक जाएंगे। हाँ बोले। आप बोले। हाँ बोले बोले आगे चले आगे चले। कंप्यूटर में क्या दिया है? वीडियो नहीं कह रहे, एक क्वेश्चन ठीक है जाए। हाँ तो सुनो, द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? बोलता है इसी दुनिया में हर कोई भी 2 बॉडी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वो फोर्स इसके प्रोडक्ट होती है, और फोर्स उन दोनों बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, उस डिस्टेंस का जो स्क्वायर कर लो। फर्स्ट करो एक बॉडी, एक बॉल ये, एक बॉल ये, दोनों के डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है? तो उस 2 मीटर का स्क्वायर कर लो तो कितना? 4 मीटर। उस दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वो फोर्स दोनों बॉडी के दरमियान फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है?
दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और वो फोर्स दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस का जो स्क्वायर है, डिस्टेंस है दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस है 2 मीटर 3 मीटर का डिस्टेंस का स्क्वायर कर लो। हम सपोज करते हैं आर डिस्टेंस है, आर एक डिस्टेंस है, दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस आर है, आर का स्क्वायर करो, आर स्क्वायर हो गया। अब वो फोर्स उन दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स। आप सिर्फ डिस्टेंस को नहीं बढ़ा रहे, आपने बस करो 2 मीटर डिस्टेंस था, आपने बढ़ा के 4 मीटर डिस्टेंस कर दिया, डिस्टेंस का 4 मीटर बढ़ा, बल्कि 4 का स्क्वायर 4 बोलो 16, डिस्टेंस और बढ़ गया ना, तो 16 मीटर हो गया। तो जितना ज़्यादा यानी आपने अगर सिर्फ 4 मीटर का डिस्टेंस रखा है तो बेसिकली 4 मीटर डिस्टेंस नहीं है, बल्कि 4 का स्क्वायर कर दो तो 4 बोलो 16 यानी 16 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, 2 मैग्नेट के दरमियान डिस्टेंस कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, 2 मैग्नेट के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। और डिस्टेंस ज़्यादा करते जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है ना, तो जिस मैग्नेट में होता है। इसी तरह ये बोल रहा है कि 2 बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिस्टेंस जैसे बढ़ाते जाओगे उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, यानी फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैग्नेट में अगर 2 रखे हुए होंगे तो उनकी दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, उनके मास का जो प्रोडक्ट करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, ये वो तो चिपक जाते हैं। हाँ, तो मैग्नेट में मैग्नेट तो वो तो उसकी तो नेचर ही अलग हुई ना। मैग्नेट तो ऐसे दो बॉडी में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी है मौजूद, मैग्नेट की मिसाल तो इसमें है ही नहीं। उससे बोला कोई भी 2 बॉडी जो आपस में ना चमकते हो वैसे ही बॉडी, मैग्नेट की तो प्रॉपर्टी अलग हो ना। बॉडी तो मैग्नेट तो एक खास किस्म का प्रोडक्ट है जो कि आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही होता है, ठीक है ना। वो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे तो अलग चीज़ आती है। नॉर्मल कोई भी बॉडी में आपस में जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 बुकें रखी हुई हैं, 2 बॉलें रखी हुई हैं, 2 बैग रखा हुआ है, 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, इस टाइप की जो भी प्रॉपर्टी में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हुआ उनकी बात हो रही है। तो उनके दरमियान लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ आपका जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है किसी भी 2 बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उन दोनों बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब उससे बोला आप देखो ये बन गई हमारी, तो हम फार्मूला हमारा ये बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ये बनेगा ना। ये M1 एक बॉडी के मास, M2 दूसरे बॉडी के मास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब दोनों इक्वेशन को मिलाओगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2/r स्क्वायर बनेगा। समझ आ रहा है ना, ये दोनों इक्वेशन को मिलाओगे तो ये चीज़ बनेगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सही है ना। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाओगे तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू यहाँ पर कैपिटल G लगाया जाता है, कैपिटल G कॉन्स्टेंट होता है, M1 M2/r स्क्वायर। ये कैपिटल G कहलाता है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है जिस तरह स्मॉल g होता है, स्मॉल g ज़मीन जो अपनी फोर्स लगा रही होती है उसके बाद एक्सट्रैक्शन जो प्रोड्यूस है वो स्मॉल g होता है। तो ये कैपिटल G, इस कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.670 न्यूटन की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखो कितना आ रहा है -11, तो कितनी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी छोटी है, -11, ठीक है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू ये कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। जो G रिमेन्स कांस्टेंट है और ये कैपिटल G भी हर जगह, अच्छा ये स्मॉल g वेरी करता है, स्मॉल g जो होता है 9.8 या 10 जो वो वेरी करता है। आप ज़मीन से बताया, ज़मीन से जितने दूर जाते जाओगे स्मॉल g की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ज़मीन जितना करीब आओगे स्मॉल की g वैल्यू 9.10 रहती है। आप ज़मीन से बहुत बुलंदी पर चले गए यानी K2 की पहाड़ी पर चढ़ गए या माउंट ऑफ चढ़ गए तो स्मॉल g की वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा। 10 से कम हो गए, हो सकता है 9.9 हो जाए, बहुत बड़ा फर्क नहीं। अगर 10 से लेकर बिल्कुल 2 हो जाए इतना फर्क नहीं आएगा, लेकिन मामूली सा फर्क आएगा। ज़मीन से जितनी बुलंदी पर आप जाओगे स्मॉल g की वैल्यू चेंज होती है, माइन्यूट सी बिल्कुल मामूली सी मिनिमम सी चेंज हुई, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन ये जो कैपिटल G इसकी वैल्यू हर जगह कॉन्स्टेंट होती है, तभी से कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये हर जगह सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वी डू नॉट फील द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ड्यू टू द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ G। तो वेरी स्मॉल कैपिटल G की वैल्यू कितनी है, -11 है। वैल्यू देखो 6.673 10 की पावर -11 का मतलब क्या है, तो कन्वर्ट करोगे ये किस में दिया हुआ है
साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 0.00 माइनस 11 मरतबा जो 0 लिखे हो तब जाके वैल्यू आएगी। कितनी मामूली वैल्यू, तभी तो दो बॉडी आपस में पड़ी होती है, आपस में चिपकती नहीं है, तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। समझ आ गई बात ये। तो अब जब अब इसमें डिफरेंस देख लें, कैपिटल जी स्मॉल जी में डिफरेंस देख लो। कैपिटल जी क्या है, इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी क्या है, इट इज एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच डिटरमिन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो एक कैपिटल स्मॉल जी क्या होता है, ये डिपेंड करता है, मैंने बताया था, ये किसी पर डिपेंड करता है, बॉडी के मास, बॉडी के अपने वेट के ऊपर। बहुत बड़ी बॉडी होगी, मास बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मास वेट उसका कुछ और हो जाएगा। तो स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जब कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू बहुत छोटी, कैपिटल जी की वैल्यू बहुत छोटी है। कैपिटल जी का इट हैज सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, जबकि स्मॉल जी की मैंने बताया डिफरेंट होती है। आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाओगे तो स्मॉल जी की वैल्यू 10 से कम होकर 9.9 हो जाएगी, 9.8 हो सकती है, 9.7 हो सकती है, बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। कि आप माउंट एवरेस्ट पे जाके देखो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ रही है, ज़मीन पर तो 10 हो रही थी, और जब माउंट एवरेस्ट चले गए तो 2 हो गई, तो नहीं फर्क नहीं आता, बहुत माइन्यूट सा फर्क आता है, 0.02 का फर्क आता है। तो स्मॉल जी की वैल्यू आपके डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होती है, तभी स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से वेट डिफरेंट होता है। भाई देखो, ज़मीन पर एक बॉडी का वेट कुछ और बड़ा होता है, लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो वहाँ पर वेट कुछ और। आप ज़मीन पर किसी बॉडी का आपने मिसाल आपने एक बैग ले लो या एक बॉल ले लो, बॉल फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल को ज़मीन में उसका वेट करो, आपने वेट कर लिया 2 किलो आ रहा है, 1.5 किलो आ रहा है। अब माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ, माउंट एवरेस्ट दोबारा तराजू से उसका वेट करो तो उसका 1.5 किलो वजन नहीं, कुछ और वजन निकलेगा, वजन कम हो जाएगा। क्यों? स्मॉल क्योंकि वेट किसके बड़ा होता है, W=mg। क्या बॉल का मास चेंज हुआ माउंट एवरेस्ट पे जाके? मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो क्या चीज़ चेंज हुई? W=mg, जी स्मॉल आता है, स्मॉल जी चेंज हो गया। स्मॉल जी चेंज होने के बाद जब मास से मल्टीप्लाई कराओगे तो वेट भी चेंज हो जाएगा। तो इसी वजह से स्मॉल जी के चेंज होने की वजह से वेट चेंज हो जाता है, क्योंकि स्मॉल जी चेंज हो रहा है, स्मॉल जी ग्रेविटी है वो चेंज हो रही है, तो वेट भी चेंज हो जाता है। तीसरा, इसकी वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू अपने बता दिया 6.7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, और स्मॉल जी की वैल्यू 10 न्यूटन पर किलोग्राम है। ठीक है।